जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप अभी यूट्यूब निरंजन_दास.ऑफिशियल पे देख रहे हैं दोस्तों। ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। करंट अफेयर्स के लिए हमारा ये प्रयास आपके लिए है। 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार, अश्विन शुक्ल पक्ष, द्वादशी, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप अभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव का सेशन भी शुरू होगा। कुछ इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे सेटलमेंट और जैसे एस्टेब्लिश होता है वैसे ही लाइव क्लास शुरू होगा। 9:15 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। अखबार विश्लेषण रिव्यू में हिंदी अखबार का 4 अखबार का रिव्यू विश्लेषण होता है। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर। हमारे साथ जुड़िए। करंट अफेयर्स के लिए हमारा सिलेबस मिस नहीं होगा। करंट अफेयर्स का किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस टाइप हो या किसी भी तरह की एसएससी हो, बैंकिंग्स हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा। 4 अखबार का रिव्यू है, एनालिसिस, विश्लेषण, रिव्यू है, पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट शुक्रवार 7 अक्टूबर 2022 शुरू करते हैं हिंदुस्तान अखबार से दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नगर निकाय चुनाव, नए सिरे से तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। अति पिछड़ों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अति पिछड़ों ओबीसी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। चुनाव खर्च की गणना पर करना होगा मंथन। चुनाव को लेकर अब 2 विकल्प, मतलब जो नगर निकाय बिहार प्रदेश में जो नगर निकाय 261 नगर निकायों में जो चुनाव होना था वो अब स्थगित हो चुका है। उसके बिहाफ में नगर निकाय चुनाव नए सिरे से तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है राज्य निर्वाचन आयोग? आप हमें कमेंट करके बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का आपको क्लास हमारे चैनल पे मिलेगा मित्रों। हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। इनका शॉर्ट वीडियोस अभी फ़िलहाल देखिए ताकि किस तरह के कंटेंट आपको मिलने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन से ओरिएंटेशन ऐड करके हमें पढ़ाने का आम भाषा में, भारतीय संविधान को आम भाषा में समझेंगे। ट्रिक्स भी देखेंगे याद करने के। इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या कुछ परिवर्तन, उसे करंट अफेयर्स से जोड़ के, करंट अफेयर्स से किस तरह से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी ओरिएंटेशन 360 का होगा मित्रों। फ्रेंड्स, बी अलर्ट, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारा चैनल। क्या कुछ है नेक्स्ट, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 20% आरक्षण को खत्म कर दिए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नए सिरे से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इस बीच राज्य सरकार निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। शुक्रवार को आयोग की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की तैयारी की जाए। आयोग सूत्रों के अनुसार इसमें कम से कम 3 से 4 महीने लग सकता है। हालांकि आयोग का प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव प्रक्रिया पुनः निर्धारित कर ली जाए। दिसंबर के अंत तक, ये राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कैलकुलेशन है, विचार है। इसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी तो क्या कुछ वर्डिक्ट आएगा, हम लोग अपडेट रखेंगे, अपडेट में पहुंचाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हालांकि आयोग का प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव प्रक्रिया पुनः निर्धारित कर ली जाए। दूसरी ओर राज्य सरकार अति पिछड़ों के लिए आरक्षण सीटों को अनारक्षित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कनेक्टिविटी कंटेंट आप समझ रहे हैं किस बिहाफ में कहा जा रहा है। बिहार में 224 नगर निकायों 2 चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारी की गई थी। मतलब 261 नगर निकायों में से मित्रों 224 नगर निकायों को चुनाव आयोग ने सोचा था 2 चरणों में करा लिया जाए। छठ से पहले 2 चरण, एक चरण 1 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को और दूसरा चरण 20 अक्टूबर को 224 का चुनाव करा लिया जाए। ऐसा प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन इस बीच में हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जो
जितने ओबीसी को आरक्षण 82 सीटों पर दी गई थी उसके अगेंस्ट में अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आरक्षण सीट को रद्द करके चुनाव आयोग को ये सलाह दिया गया कि आप आरक्षित सीट को अनारक्षित करके आप चुनाव प्रक्रिया जस का तस किए जा सकते हैं। तो नामांकन जिस आधार पे किया गया था वो तो अब वैलिड नहीं रहा, तो अब नए सिरे से इनकी प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। मित्रों बी अलर्ट, हमसे जुड़े रहिए। दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उस पर चुनाव निर्भर करेगा। 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुना और स्पष्ट किया कि बिहार में नगर निकाय के लिए सीटों का आरक्षण का जो फैसला लिया गया है वो गलत है। जो फैसला लिया गया 82 सीटों पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, इस सीट पर वो राजनीतिक चुनाव लड़ सकते हैं, पॉलिटिशियन वहाँ से नामांकन भर सकते हैं, तो उसको खारिज कर दिया गया। पिछड़ों के लिए आधारित निर्धारित करने का फैसला लिया गया। अन्य सीटों के लिए पिछड़ों के लिए निर्धारित करने का फैसला लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो है उस कंटेक्स्ट में आरक्षण का जो फैसला लिया गया वो गलत है, हाई कोर्ट कहना है। लेकिन क्यों गलत है? जिन सीटों को अन्य पिछड़ों के लिए निर्धारित करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, हाई कोर्ट का कहना है। आचार संहिता अब तक जारी है। राज्य में फिलवक्त आदर्श आचार संहिता जारी है। गुरुवार को आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में इसे हटाए जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। आयोग के स्तर पर आगे इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों क्या कुछ है? चुनाव खर्च की गणना पर करना होगा मंथन। राज्य के नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में खर्च की गई राशि का गणना कैसे की जाएगी, इस पर मंथन करना होगा। आयोग सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर विभिन्न जिलों में अलग अलग बूथों के लिए उपलब्ध कराए गए ईवीएम को भी इधर से उधर करना होगा। यह भारी मशक्कत का कार्य होगा। 10 अक्टूबर को होने वाला था पहला चुनाव, 20 अक्टूबर को होने वाला था दूसरा चरण, पहला चरण दूसरा चरण। हाईकोर्ट का फैसला, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित मानकर चुनाव कराए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है, ये वैलिड नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने दशहरा की छुट्टी के दौरान 9वीं यानी मंगलवार को नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने के मामले पर 86 पन्नों का फैसला लिया गया। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा कि अभी चल रहे नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानूनन गलत है। चुनाव को लेकर अब क्या विकल्प बनता है? पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के बाद राज्य में नगर चुनाव को लेकर अब 2 विकल्प सामने हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए घोषित सीटों को अनारक्षित, अब कह रहा है कि ओबीसी के लिए जो सीट अनारक्षित सीट था, मतलब ओबीसी वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट क्या था? अनारक्षित सीट था। अनारक्षित मतलब आरक्षित होता, मतलब ये होता कि वहां से आरक्षित हो गया, महिला के लिए सीट हो गया, ओबीसी कैंडिडेट ही होगा, लेकिन उसके लिए स्पेशली महिला तो कोई नहीं है, लेकिन ओबीसी कोई भी हो, पुरुष हो, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट, इसलिए अनारक्षित सीट सामान्य घोषित करते हुए चुनाव पूरी की जाए, उसके कंटेक्स्ट में है। ध्यान देंगे आप। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आरक्षण पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश में आयोग गठित कर ट्रिपल लेयर, क्या होता है मित्रों, टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाए। ट्रिपल लेयर की प्रक्रिया अभी भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, क्या होता है। इस सर्वे के बाद ही राज्य के पिछड़े लोगों का सही गणना हो सकेगी और उनके सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति का सही पता चल सकेगा। सभी सूचनाएं एकत्र कर आरक्षण पर फैसला लेते हुए सीटों को आरक्षित किया जाए। इस तरह के विकल्प, 2 विकल्प जो बनता है उसके बिहार में कहा जा रहा है। नेक्स्ट ट्रिपल लेयर एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से ओपीडी बाधित मरीज परेशान, किस व्याधि इसमें हुआ? बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के आह्वान पर राज्य भर के डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से गुरुवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। रोगी बाई कक्ष ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में कम मरीजों का इलाज किया जा सका। इस आंदोलन में आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार, आयुष चिकित्सक संघ एवं डेंटल हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन भी शामिल हुए व 17 सूत्री मांगों के प्रति समर्थन जताया। ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में कम मरीजों का इलाज हुआ।
भाषा के आह्वान पर राज्यभर के डॉक्टर कर रहे बहिष्कार। अंबानी के अस्पताल को उड़ाने की धमकी देने वाला दरभंगा में पकड़ा गया है। हादसे में मधुपुरा पिस्तौल, क्या कुछ है। आतंक, बाघ ने बच्ची को बनाया चौथी शिकार, बाघ को पकड़ने की चल रही कोशिश, वर्षा के कारण बहुत मुश्किलें आ रही है। रघिया विटिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विटिया रघिया वन क्षेत्र में डुमरी सिंगाही गांव में घर में घुसा बाघ, पिता के सामने बच्ची को उठा ले गया। 25 दिन से बाघ को रेस्क्यू करने में जुटी है वनकर्मी की टीम, लेकिन नहीं हो पाया। ग्रामीणों के खदेड़ने पर गन्ने के खेत में सब छोड़कर भागा। ये बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बाधा हो रही है पकड़ने में। विटियार के वन प्रमंडल 1 के रघिया वन क्षेत्र में बाघ ने चौथा शिकार बनाया है। बुधवार देर रात लगभग 12 बजे गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंगाही गांव के मुसहर टोला में घर में सो रही बच्ची के पिता के सामने ही बाघ उठा ले गया। बाघ के हमले में गांव के रामाकांत मांझी की पुत्री बगड़ी कुमारी 12 की मौत हो गई। किशोरी को जबड़े में दबा लिया। बच्ची चिल्लाती रही, लेकिन पिता समेत परिजन कुछ नहीं कर पाए। आंखों के सामने ही बाघ उसको घसीटते हुए ले गया। परिजनों के हल्ला करने के बाद गांव के लोग जुटे। तेज बारिश के बीच ग्रामीणों ने तलाशी शुरू की। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 2 घंटे बाद सबको गांव के पश्चिम गन्ने के खेत में बरामद किया गया। लोगों ने शोर मचाने पर बाघ शव छोड़कर भाग गया। गुरुवार सुबह वन विभाग ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। विटियार के निदेशक नेसामनी ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। वनकर्मी की टीम बाघ के रेस्क्यू का प्रयास में लगी है। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू में परेशानी जो हो रही है, सेरामनी जो निदेशक है विटियार के, उनका कहना है चूँकि चल रही है। निदेशक ने बताया कि हरनाटाट के बेरिया काला व बरवा काला में 2 लोगों को मारने वाले बाघ की भी चहलकदमी चिउटाहा और रघिया वन क्षेत्र की ओर हो रही है। पगमार्क के जरिए बच्ची को मारने वाले बाघ की पहचान का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने व घर के सामने आग जलाकर रखने की अपील की है। क्या कुछ है दोस्तों, डेंगू पर राज्यव्यापी अलर्ट। हिंदुस्तान, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डेंगू पर राज्यव्यापी अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के नगर आयुक्त को जागरूकता बढ़ाने का दिया निर्देश। 2039 डेंगू मरीज की पहचान सिर्फ पटना में हुई है। डेंगू में पैरासीटामोल को सुरक्षित दवा बताया गया है। तेज बुखार के उपचार हेतु एस्पिरिन व ब्रूफेन की गोलियां कभी नहीं लेनी चाहिए। पॉइंट इज टू बी नोटेड, एस्पिरिन कभी न लें, ब्रूफेन की गोलियां कभी न लें। पैरासीटामोल की हिदायत दी गई है, आप उन्हें सलाह से लें। डेंगू को नियंत्रित करने की दिशा में सामूहिक प्रयास जरूरी है। अपने घरों के आसपास व अन्य स्थानों पर पानी जमा नहीं होने दें। डेंगू में मरीज को होता है तेज बुखार, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन और त्वचा पर लाल चकत्ते होना भी डेंगू के लक्षण है। त्वचा पर लाल चकत्ते भी होता है। बुखार आपको 104 फ़ारेनहाइट के आसपास रहेगा। इस तरह के सिम्टम यदि होता है तो आप समझ जाएं आपको डेंगू हुआ है। आप डेंगू का इलाज हर जिले में जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल होता है, उसमें फ्री होता है। दवा भी आपको फ्री में दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के नगर आयुक्त को जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दे चुके हैं। तो उनके बिहाफ में कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत। गाम्बिया, WHO पर सवाल। गाम्बिया हम लोग थोड़ा देखते हैं मित्रों। गाम्बिया की जहाँ तक बात है मित्रों, 22 नंबर गाम्बिया अफ्रीका की पश्चिमी, ये आप जब गौर से देखेंगे 22 नंबर, ये 21 नंबर, ये 22 नंबर जो आपको मिल रहा है मित्रों, ये आप देख रहे हैं। ये जोन जो देख रहे हैं 21, 22 स्पष्ट आप देख रहे होंगे। तो ये अफ्रीका महादेश की कंट्री है, उसमें 21, 22 आप देख सकते हैं। तो सेनेगल के पड़ोस में द गैम्बिया कंट्री है, सेनेगल के बगल में है। ये 21 नंबर आपको
21 नंबर जो आपने देखा था वो सेनेगल है, 22 गैम्बिया है। तो वहाँ के कंटेक्स्ट में क्या कुछ आया है, WHO ने ये कफ सिरप से गाम्बिया में 66, थोड़ी सी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम में 66 बच्चों की मौत, WHO पर सवाल। WHO पर सवाल क्यों उठा है, ये क्या कहता है, क्या आगे नेक्स्ट है, क्या कहा जा रहा है, लिटिल बिट डाइवर्जन के साथ एक्सट्रीम सॉरी मित्रों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में बने 4 कप सिरप को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी की है। दावा किया जा रहा है कि इन सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने भी जांच शुरू कर दी है और WHO से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इसके बिहाफ में क्या के WHO पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक WHO ने दवा के बैच लेवल आदि से जुड़ी जानकारी गाम्बिया के नियामक से 6 दिन बाद भी साझा नहीं कर सकी है। सवाल उठाने से नहीं होगा, सैंपल भेजिए, क्या कुछ गड़बड़ी है, यहाँ से रिपोर्ट उनकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद कंफर्मेशन होगा कि सच में कोई डाउट है या किसी तरह की मिलावट हुई है या क्या कुछ हुआ है, कहीं ये साजिश तो नहीं बदनाम करने की, क्या कुछ है। नेक्स्ट एनी एनरॉक्स, ये नाम याद रख ले मित्रों, इस साल एनी एनरॉक्स, फ्रांसीसी लेखिका एनी एनरॉक्स, नाम याद रख ले। थोड़ा बहुत नाम में डाइवर्जन है, डिफरेंट आपको जगह पे आपको डिफरेंट थोड़ा सा नाम में डिफरेंस मिलेगा, नो प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट को साल 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल समिति नॉर्वे की संसद की एक समिति गठित होती है जो नोबेल शांति पुरस्कार देती है। एनी सामाजिक विषमताओं और असमानताओं पर लिखती है, वह समाज का सच लिखती है, वह बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं। क्या कुछ है मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। संपादकीय हिंदुस्तान का संपादकीय में आपका स्वागत है। niranjan_das.official पे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए मित्रों, टेलीग्राम पे जुड़िए। करंट अफेयर्स का टेस्ट भी चलेगा, अभी थोड़ी बहुत बीच में स्टे हुआ था, बीच में कुछ टेक्निकल इशूज़ था, रुक गई थी। नेक्स्ट संपादकीय शिवसेना पर शिकंजे की सियासत। टूट के समय कई विधायक बेशक सिंधे खेमे में चले गए और उन्होंने सरकार भी बना ली, परंतु संगठन का बड़ा हिस्सा आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा दिखाई देता है। संजय कुमार प्रोफेसर CSDC अपने विचार हैं। इंसानियत शर्मसार, सिंगापुर में हुए नरसंहार को पागलपन के सिवा और क्या कहा जाए। चाइल्ड केयर सेंटर में रहने वाले मासूम बच्चों ने भला क्या बिगाड़ा था, इनकी डिटेल्स मिलेगी मित्रों, क्या कुछ हुआ है, किस बिहाफ में ये कहा जा रहा है, यह आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ। नेक्स्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। संपादकीय नथिंग स्पेशल, अपना बिजनेस, क्या कुछ है दोस्तों, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सेंसेक्स देख लेते हैं, शेयर बाजार का सेंसेक्स 58,222 प्लस रहा 156.63, निफ्टी 73,331 प्लस 57.50, टॉप लूजर का लिस्ट है। कमोडिटी में क्या कुछ है, सोना का भाव देख सकते हैं, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, 10 ग्राम 52,220, चांदी 61,605 10 ग्राम का भाव। करेंसी 82.17 माइनस 0.55, मतलब इतने रुपये की गिरावट हुई है। करेंसी का हालत डॉलर के कंटेक्स्ट में है, होता है, मापा जाता है, एक रेफरेंस फ्रेम में ही देखा जाता है आपकी अर्थव्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कुछ चल रहा है, मार्केट की हालत, विश्व मार्केट की हालत क्या है, इंपोर्ट किस स्तर पे हो रहा है, एक्सपोर्ट किस स्तर पे हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी कुछ इस आंकड़े से हमें अनुमान का पता चलता है। भारत में दोपहिया वाहन की बिक्री में लगातार आ रही है गिरावट, मंदी का दौर है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के निचले स्तर पर। सितंबर में पीएमआई घटकर 54.3 अंक रहा। रोजगार पर मार, पीएमआई क्या होता है हम लोग मित्रों देखने वाले हैं। 32% योगदान भारत के कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र कितने क्षेत्र होता है मित्रों, सेवा क्षेत्र डोमेस्टिक
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी होता है उसमें सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। 32% का योगदान भारत के कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का। रोजगार के कंटेक्स्ट में कुल रोजगार जो है, जितने का रोजगार 100 लोगों का रोजगार दिया जाता है तो सेवा क्षेत्र में 32 लोगों को दिया जा रहा है, इस बीएफ में कहा जा रहा है। लेकिन 55% योगदान सेवा क्षेत्र का देश की जीडीपी में 55%, रोजगार में 32%। 100 में 32 लोग बस सर्विस सेक्टर से रोजगार पा रहे हैं। लेकिन 100 रुपये की इनकम होती है तो उसमें 55 रुपये का इनकम कौन दे रहा है जीडीपी में? सर्विस सेक्टर दे रहा है। सर्विस सेक्टर में बैंक, आईसी सेक्टर, बीमा कंपनी, होटल, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेक्टर, शिक्षा सेक्टर, ये सारे सेक्टर सर्विस सेक्टर है, सेवा प्रदान करती है, सेवा देती है। ये आपको प्रोडक्शन नहीं करती है, प्रोडक्ट आपको उगा के नहीं देगी, ये बस सेवा दे सकती है। तो सेवा सेक्टर में देख सकते हैं हमारा जीडीपी में किस तरह का कंट्रीब्यूशन 55% का, लेकिन रोजगार में 32%। पॉइंट इज टू बी नोटेड, ध्यान रखेंगे मित्रों। क्या कुछ है, भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधि सितंबर में 6 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इस दौरान मुद्रास्फीति के दबाव के बीच नए व्यापार में सबसे धीमी दर से बढ़ोतरी हुई। S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधियां सूचकांक, कौन सी? S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबार गतिविधियां सूचकांक PMI किसका? S&P ग्लोबल इंडिया सेवा का सूचकांक अगस्त में 57.2 से घटकर सितंबर में 54.3 पर आ गया। यह मार्च के बाद सबसे धीमी दर से विस्तार को दर्शाता है। मतलब 50 से ऊपर जाएगा, 50 से नीचे आएगा, 50 के एक रेफरेंस फ्रेम लिया जाता है। आगे है रिपोर्ट में, हालांकि यह भी कहा गया है कि लगातार 14वें महीने सेवा क्षेत्र की गतिविधि में विस्तार देखा गया है। खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI, खरीद प्रबंधक सूचकांक परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स, समथिंग कुछ ऐसा ही है। PMI की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार होता है, 50 से नीचे का मतलब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 50 ऊपर में एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है क्षेत्र उनका, संकुचन को दर्शाता। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की संयुक्त निदेशक पोल्याना डी लिमा ने कहा, सॉरी मित्रों, भारतीय सेवा क्षेत्र ने हाल के महीनों में कई बाधाओं को पार किया है। हाल के दिनों में कई बाधाओं को पार किया है। IT क्षेत्र 20% की भर्ती करेगा। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले साल की फिस्कल ईयर के बारे में कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष में देश की IT क्षेत्र कैंपस में 20% की भर्ती करेगा। इसमें पहला TCS की भर्ती होगी। TCS कितना करेगा? बड़ी कटौती TCS की ओर से, इसमें सबसे बड़ी कटौती TCS की ओर से होगी। वह 1 लाख की बजाय 40,000 की भर्ती करेगा। TCS 1 लाख की जगह 40,000 करेगा। वही इन्फोसिस 50,000 की जगह 50,000 की नहीं भर्ती करेगा। ये सब कटौती कर रहा है। और विप्रो ज़्यादा भर्ती करेगी, वह 17,000 की बजाय 30,000 की भर्ती करेगी। विप्रो जो जिनको 17,000 करना था वो 30,000 करने वाला है। इन्फोसिस 50,000 करने वाला था, लेकिन 85,000 करने वाला था, 50,000 ही करेगा। TCS 1 लाख करने वाला था, 40,000 ही करेगा। तो ये कटौती करने वाले हैं अगले साल। क्या है सेवा क्षेत्र? IT, बैंक, बीमा, परिवहन, होटल, ये सब मैंने आपको बताया। रोजगार सेवा क्षेत्र में मिला है, यह नियति में 25% से अधिक योगदान देता है। 25% से ज़्यादा का योगदान देता है। आप देख सकते हैं 25% किसमें? दोनों में, रोजगार में भी और ग्रोथ में भी दोनों में ज़्यादा देता है। बिल्कुल सही, ये तो 55% दे रहा है GDP ग्रोथ में। मंदी की आशंका से रोजगार पर खतरा हुई है। कटौती क्यों हुई है? ये सारे TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये कटौती क्यों कर रही है? मंदी की वजह से। पैसे ही नहीं होगी तो सैलरी कहाँ से मिलेगा? तो नेक्स्ट, ऑनलाइन सेल में हर घंटे बिके 56,000 मोबाइल। EPF अंशधारकों को ब्याज का नुकसान नहीं होगा। EPF में गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस आपसे।
वित्त मंत्रालय ने कहा ईपीएफ अंशधारकों को ब्याज दर का कोई नुकसान नहीं हुआ है और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के कारण पिछले वित्त वर्ष के लिए ब्याज जमा करने में देरी हुई है। विश्व बैंक ने वृद्धि दर अनुमान घटाया। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.5 किया। किसने किया? विश्व बैंक, WB। आ गया रिपोर्ट IMF और वर्ल्ड बैंक। फिच का हम लोगों ने देख चुका है। बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग इस तरह से देती है, इस साल का भी, अगले साल का, अगले फिस्कल ईयर का भी, इस चालू वित्त वर्ष का भी। तो IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का आपके सामने है रिपोर्ट। चालू वित्त वर्ष में कितना? 6.5। फिर भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में पुनरुद्धार मजबूत, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है। विश्व बैंक ने बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला देते हुए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया। ताज़ा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 6.5 की दर से बढ़ेगी, जो जून 2022 के अनुमान से 1% कम है। मतलब जून 2021 में कितना था? 7.5 था, 1% कम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी रिपोर्ट में बैंक ने कहा कि भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में पुनरुद्धार मजबूत है। बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि दर 8.7% रही थी। बीते वर्षों में दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने दक्षिण एशिया के लिए, जिनको जो विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं जो देख रहे हैं दक्षिण एशिया में क्या कुछ घटना हो रही है उन पे नज़र बनाए रखते हैं, हैंस टिमर नाम याद रखें। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज कर अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के ऊपर कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं है, बिल्कुल सही। इस तरफ से कोई समस्या नहीं है और उसकी मौद्रिक नीति विवेकपूर्ण है। मौद्रिक नीति जो भी RBI की आई थी, मौद्रिक नीति WTO ने वैश्विक व्यापार पूर्वानुमान को घटाया। WTO ने वैश्विक व्यापार पूर्वानुमान की में कटौती की। भारत के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO के मुताबिक विश्व व्यापार वृद्धि 2023 में घटकर 1% रह सकती है। वर्ल्ड व्यापार के बारे कंटेक्स्ट में है दोस्तों, सॉरी आप ध्यान देंगे, घटकर 1% रह सकती है। विश्व व्यापार वृद्धि 2023 में घटकर 1% रह सकती है। वही इस साल यह आधा फीसदी घटकर 3% रह सकती है, मतलब 3.5% थी, रह सकती है। और 2023 में ये 1% आ जाएगी, मतलब इसमें 2% की और कटौती हो सकती है। ये अनुमान WTO का है। क्या कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मित्रों। टॉप 25 कोयला खदानों में झारखंड से सिर्फ 3। मोस्ट PBI यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है और मैं इसमें से बहुत वैरायटी क्वेश्चन का बनाने वाला हूँ मित्रों। इसके कंटेक्स्ट में ध्यान देंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 700 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था। कोल इंडिया का, किसका? कोल इंडिया का। टॉप 25 खदानों में सबसे ज़्यादा 11 खदानें ओडिशा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की है। 11। कुल बिजली उत्पादन में कोयले का शेयर 64.30। बहुत BBI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें मित्रों, ध्यान रखें। बी अलर्ट। 64.3% बस कोयले से होती है। सितंबर माह में कुल बिजली उत्पादन में कोयले से बिजली उत्पादन का शेयर 64.3% रहा। कोयले के बाद सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हाइड्रो जल वाटर से होता है, पानी से होता है। कितना? 17.98। याद रखिए 64.3, 17.98। सितंबर में कुल बिजली उत्पादन, सितंबर महीने भर में कुल बिजली उत्पादन 1,33,487 मिलियन यूनिट रहा, जिसमें कोयले से 85,835 मिलियन यूनिट बिजली पैदा उत्पादन केवल कोयला से हुआ। फिर हाइड्रो का इसमें कंट्रीब्यूशन है, देन सोलर एनर्जी से कंट्रीब्यूशन है। तो क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे डाटा को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों? कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से सितंबर माह में देश के टॉप 25 कोयला खदानों में झारखंड से सिर्फ 3 है। पूर्व से चिन्हित टॉप 37 खदानों में से 100% या इससे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले 25 खदानों की रैंकिंग की गई है। झारखंड की तीनों टॉप 25 रैंक वाली खदानें CCL की हैं।
जिसमें मगध 101.56%, अशोका 121.08% तथा AKK है जिसकी उपलब्धि 122.19% है। सितंबर माह की जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 25 खदानों में सबसे ज़्यादा 21 खदानें ओडिशा स्थित महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की है। BCCL में कोई बड़ी खदान नहीं है जिसे टॉप 37 में रखा है। वैसे छोटे खदानों की श्रेणी में BCCL का उत्पादन संतोषजनक है। मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार सितंबर माह में 100% से ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाली खदानों की संख्या 25 है। 80% से अधिक कोयला उत्पादन करने वाली खदानों की संख्या 5 है। 50 या इससे अधिक उत्पादन करने वाली खदानों की संख्या 4 है। 50% से कम उत्पादन करने वाली खदानों की संख्या 2 है। ये टॉप 37 आप जब ऐड करेंगे सारे को 37 खदानों का सितंबर माह में प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण है। सितंबर 2022 तक की ये रिपोर्ट कार्ड है। खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप 37 खदानों में राजमहल, बिहार का राजमहल, बिहार झारखंड दोनों छोटा नागपुर, बिहार झारखंड सटा हुआ इलाका जो लक्ष्य का मात्र 38% उत्पादन सितंबर में है। बता दें चालू वित्तीय वर्ष की भूमि विवाद के कारण लगातार राजमहल कोयला खदान हर महीने लक्ष्य के मुकाबले लगभग झारखंड में ही है मित्रों। राजमहल थोड़ा इलाका बॉर्डर इलाका बिहार का टच होता है, बिहार प्रदेश का लक्ष्य के मुकाबले 50% से कम उत्पादन कर रही है। कोल इंडिया के लिए अहम है टॉप 37 खदानें। कोल इंडिया के लिए टॉप 37 खदानें अहम है। कोयला इंडिया का चालू वित्तीय वर्ष में 2022-23 में 700 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें 528.2121 मिलियन टन इन्हीं 37 खदानों से होना है। अब सितंबर तक इन टॉप 37 खदानों की उपलब्धि पर नज़र डालें तो लक्ष्य से थोड़ा ही पीछे है। 700 मिलियन टन होना है। 528.21 मिलियन टन लगभग चिन्हित है, हो ही जाएगा, काम चालू है। लक्ष्य को थोड़ा ही पीछे है। सितंबर तक इन्हें 234.56 मिलियन टन कोयला सितंबर तक कोयला उत्पादन करना था। 232.11 मिलियन टन कर चुकी है। 2 मिलियन टन से कुछ पीछे है। इनकी उपलब्धि 98.95% है, करीब 100%। जाने कोल इंडिया के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों की माने तो पिछली छमाही में खदानों का प्रदर्शन संतोषजनक है। आने वाले 6 माह खासकर दिसंबर से अप्रैल तक मतलब अगले फिस्कल ईयर प्रारंभ होने तक कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से बेहतर माना जाता है। इसलिए इन खदानों से लक्ष्य से थोड़ा कोयला उत्पादन की उम्मीद है, क्योंकि ठंडे में कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और अभी थोड़ी मानसून जो बीच में दस्तक थी, हाथिया मानसून कहा जाता है मित्रों, 11 तारीख तक संभावित है। 11 अक्टूबर तक ये बारिश होने वाला है। तो इससे कुछ जो काम में बाधा हुई थी उसके कंटेक्स्ट में थोड़ी बहुत लक्ष्य से पीछे रहने की वजह ये मानसून है, जो समय के बाद हथिया का आना हुआ। तो अब जाने ही वाली 11 अक्टूबर के बाद ये अपना नेक्स्ट फल सब्जी के मामले में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ी। दाल उत्पादन में यूपी आगे। मध्य प्रदेश राजस्थान से मिल रही चुनौतियां मिल रही है दाल उत्पादन में। ध्यान रखेंगे यूपी चुनौतियां कहाँ से मिल रही है? मध्य प्रदेश राजस्थान, मतलब उसके बाद यूपी के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान ही है। कृषि वानिकी व मत्स्य उत्पादन रिपोर्ट 2022 के निष्कर्ष क्या कुछ है? यूपी में सब्जी व फल का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। इसमें राज्य की हिस्सेदारी 7.2% से बढ़कर 9% 4% हुई है उत्तर प्रदेश के बिहाफ में। ये मोस्ट वीवीआई कंटेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ करंट अफेयर्स का, वेराइटीज क्वेश्चन का बन रहा है मित्रों। एक और आम व केले की पैदावार खूब बढ़ रही है, तो आलू टमाटर का भी उत्पादन बढ़ा है। सब्जी व फल के उत्पादन मूल्य के हिसाब से यूपी देश में चौथे स्थान पर है। किसके बिहाफ में? सब्जी व फल के उत्पादन मूल्य के हिसाब से चौथे स्थान पर है। तो फिर पहला दूसरा तीसरा कौन है? नेक्स्ट आगे है, इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु सबसे अभी आगे है। मतलब चौथे स्थान पे कौन सा? यूपी, तीसरे पे बंगाल, ऐसा ही कहा जा रहा है।
तो आप रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। आप जुड़े रहिए हमसे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कंफर्म्ड। अब इनमें देखिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की क्या सिचुएशन है, आगे है। आप जुड़े रहिए, धैर्य रखिए मित्रों। खास बात यह कि फलों में केले की हिस्सेदारी देश में 8.7% से बढ़कर 9.7% हो गई है। केंद्र सरकार की कृषि, वानिकी व मत्स्य उत्पादन पर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक उपरोक्त तथ्य सामने आए हैं। इसमें दर्ज 2011-12 से 2019-20 तक का उत्पादन के आंकड़े के मुताबिक उत्पादन का आंकड़ा का बेस कहाँ से उठाया है, 2011-12 से 2019-20 तक का रिपोर्ट कार्ड है। मुताबिक फल व सब्जी की खपत पूरे देश में पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रही है। पूरे देश में दाल, अनाज, तिलहन, गन्ना, फल, सब्जी व अन्न के समूह में अनाज व फल सब्जी की हिस्सेदारी 52% से बढ़कर 55% हुई है। मतलब समझने वाली बात यह है, पूरे देश में दाल, अनाज, तिलहन, गन्ना, फल, सब्जी व अन्न के समूह में अनाज व फल सब्जी की हिस्सेदारी, अनाज और फल सब्जी की हिस्सेदारी 52% बढ़ गई है। बाकी के 48% में ही है। मित्रों समझने वाली बात ये, वो 52% से बढ़कर अब 55 हो गई है। मतलब और जो 45% में बाकी के अनाज या फल आते हैं। बाकी अन्न, अनाज, दाल, गन्ना में यूपी का दबदबा। जहाँ तक अनाज की बात है, इनमें यूपी का दबदबा पहले भी था और आज भी हिस्सेदारी 18.5% है। राज्य ने हर साल अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। यूपी में दाल उत्पादन में भी यूपी आगे है, पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्य भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा। मतलब उनके बाद इन्हीं राज्य का नंबर आता है। विवेर आप ध्यान रखें मित्रों। स्पोर्ट्स क्या कुछ है आपके सामने है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेशन थोड़ा बारिश के कारण बरसे, क्लासेन और मिलर क्वालिफाई। प्रणीत भारतीय टीम पाक फल्के में नहीं लेंगी। आईपीएल में खेलने की उम्मीद। रवाडा साउथ अफ्रीका के बॉलर है रवाडा। साल की सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला कोच सीड शॉपमैन। साल की सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला कोच। भारतीय पुरुष महिला हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड और यान के शॉपमैन महिला में और ग्राहम रीड पुरुष में सर्वश्रेष्ठ कोच है। पॉइंट ध्यान देने की बात है। एशियाई कप क्वालिफायर में भारत फिर जीता है। AFC कहाँ हो रहा, सऊदी अरब में अल ख़बार में। नेक्स्ट अस्थाना ओपन चल रहा है। अस्थाना ओपन नोवाक ने गार्नी को मात दी। जो अभी इजराइल में जो ओपन हुआ था, जीतने के बाद अस्थाना ओपन में खेलने पहुंचे हैं नोवाक जोकोविच। रिपोर्ट कार्ड आपके पास है। दुनिया की टीमों से टक्कर लेंगी सबसे बुजुर्ग टीम इंडिया। विश्व कप में ब्राजील होंगी शीर्ष रैंकिंग वाली टीम। मोस्ट VVI पॉइंट ब्राजील। फुटबॉल डायरी, ब्राजील ने गुरुवार को जारी ताज़ा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर चल रहे बेल्जियम को बढ़त बना ली। मतलब पहला स्थान ब्राजील, दूसरा स्थान बेल्जियम, तीसरा स्थान अर्जेंटीना, चौथा फ्रांस, 61वां घाना। जो 61वां घाना है वो एजेंसी घाना क्या अर्जेंटीना, घाना 61वां स्थान है मित्रों। ध्यान देने वाली बात है। 2018 विश्व कप चैंपियन में चौथे स्थान पर बरकरार रहा था। फीफा रैंकिंग में साल कतर, अभी जो घाना इस साल कतर होने वाली विश्व चैंपियन रैंकिंग में ये घाना जो 61वें स्थान पर टूर्नामेंट सबसे निचली रैंकिंग होगी। ये जो घाना 61वें रैंक पर होगी वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें। तो घाना सबसे निचले पायदान वाली टीम है जो पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब क्वालिफाई किया। तो बताइए मोस्ट VVI सवाल है, ऐसी कौन सी। मैं उस कंट्री की ओर आपका ध्यान देना चाहूँ। इटली, याद कीजिए मित्रों, इटली कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर सकी है इटली। आपको देखिए
जो इंग्लैंड 5वां, अमेरिकी 16वीं, वेल्स 19वीं और ईरान 20वीं की टीमें मौजूद है। किसमें शीर्ष, इसमें सभी 4 टीमें किसमें मजबूत है? विश्व कप के ग्रुप बी में, ग्रुप बी में जो टीम है वो उसका रैंकिंग 20 से कम ही है। स्पेन एक पायदान के नुकसान के साथ 7वें स्थान पर है। 10 अंक टीमें नीदरलैंड, 10 टॉप 10 में नीदरलैंड, पुर्तगाल डेनमार्क की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इटली की टीम जो क्वालिफाई कर ही नहीं सकी, क्वालिफाई करने में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है। सऊदी अरब ने महज 1 पायदान आगे है। कौन सी? 2018 चैंपियन फ्रांस चौथे स्थान बरकरार है। मेजबान कतर की 50वीं रैंक है जो होस्ट कर रहा है, जो सऊदी अरब से 1 अंक आगे है, मतलब सऊदी अरब 51वें रैंक पे है। इटली की टीम जो क्वालिफाई नहीं कर सकी, अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया, ध्यान देने की बात है। हो सकता है आपको मैं करंट अफेयर्स में ऐसे सवाल में घुमा के दूं तो आप मिस ना करो, होप सो, क्योंकि इनकी चर्चा बृहद स्तर पे हो रही है मित्रों। नेक्स्ट, साइबर अपराधियों पर सीबीआई का शिकंजा, 26 लोग हुए हैं गिरफ्तार। कर्नाटक से सबसे ज़्यादा चल रहा है। फ्रांसीसी लेखिका एनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। समय निकाल के जरूर पढ़ें मित्रों। एक क्वेश्चन इज फिक्स्ड, नाम पूछा जाता है। उनसे चाइल्ड केयर पर सेंटर में गोलीबारी हुई थी, 30 लोगों की मौत हुई थी। एक इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हेजा से दुनिया में 3 गुने ज़्यादा। उत्तर कोरिया में दागी कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल, तनाव बढ़ा। देखें उत्तर कोरिया की क्या कुछ चल रहा है मित्रों। नेक्स्ट, बदला जाएगा आपका पता, जाति जनगणना का मकान नंबर अस्थायी एड्रेस होगा। आपका जनगणना में जो होने वाला है उसके बिहाफ में कहा जा रहा है मित्रों। सेंसेक्स, मकान नंबर आपका अस्थायी पता होगा। चुनाव में फैसले सुप्रीम कोर्ट। अर्जन पद कृष्ण कुमार की मधेपुरा कृषि विभाग 886 BAO समेत 9000 से अधिक पदों पर बहाली निकालने वाला। कृषि विभाग में नए कृषि मंत्री सर्वजीत ने संभाला पदभार। देखिए, कृषि समन्वयक का प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, सहायक प्रोफेसर कृषि कॉलेज। गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद हैं, किसान सलाहकार के पद हैं, उद्यान सेवक के पद हैं। भूमि सर्वेक्षण के तहत अमीन, नवासी, सहायक निदेशक उद्यान व अन्न, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BTM का भी पद का सृजित किया गया है, तो वो आपको निकलने वाला कुल 9000 पद हैं। कृषि सहायक तकनीकी प्रबंध के पद भी हैं, अन्य पद भी 1525 है। आप इनका बीवेयर अबाउट इट ध्यान रखें। इनका जैसे वैकेंसी आती है आप जरूर क्वालिफाई करें, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जाएं। भास्कर रिसर्च क्या कुछ है? मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल में पुरुषों से आगे हैं महिलाएं। इंटरनेट 5G के दौर में हमारा 4G की दुनिया बहुत धीमा होगा। देख लीजिए क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है मित्रों। हमें नहीं लगता नथिंग, ड्रग्स के बर्खास्त पुलिस वाले समेत, ड्रग्स से लती बर्खास्त पुलिस वाले बच्चा समेत 36 की पत्नी को भी मारा, अपने बच्चे पत्नी को मारा। ये पुलिस वाले फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कारनामे नहीं होने चाहिए, दुखद है दोस्तों। ये थाईलैंड की घटना है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस समय की पाबंदी को देखते हुए नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे आपत्तिजनक स्थिति में। मित्रों, स्पोर्ट्स नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक। देखिए क्या कुछ है, नथिंग एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान दुनिया का अंडर 19 लीग 545 करोड़ बजट। ब्रिटेन 92% अवैध प्रवासी मुस्लिम देशों में आए, 5 साल में दंगे 28% बढ़े। ये रिपोर्ट कार्ड जरूर देखें, क्या कुछ इंटरनेशनल देश विदेश में चल रहा है, अवेयर अबाउट इट, अवेयर रहे। ब्रिटेन में 92% अवैध प्रवासी मुस्लिम देशों से आए हैं, 5 साल में दंगे 28। ये रिपोर्ट सही है। ये रिपोर्ट इस तरह से नो एंट्री। ब्रिटेन की गृह मंत्री सोयला ने आशंका जताई लेस्टर जैसी घटनाएं और बढ़ेंगी, नहीं होनी चाहिए, दुखद है। ये वैमनस्यता है, नहीं बढ़ानी चाहिए मित्रों, अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट, दैनिक भास्कर। PFI की कुंडली 4 चरण में भर्ती, सदस्यों को वेतन भत्ते भी इस तरह की। तेलंगाना में KCR ने बनाई राष्ट्रीय पार्टी TRS, अब भारत राष्ट्र पार्टी TSR, भारत राष्ट्र समिति TRS। भारत तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसीआर शॉर्ट में कहा जाता है। गुजरात हिमाचल में चुनाव होने वाला है, बिगुल फूंक चुका है। आचार संहिता में भी लागू होने ही वाला है। क्या कुछ होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट, देश विदेश में कनाडा सोने के रंग में रंग, ओंटारियो के जंगल आपके सामने है। परमाणु किट से लेस पुतिन की विशेष ट्रेन यूक्रेन की ओर रवाना हुई है। क्या कुछ होगा अपडेट देता रहूँगा। हमें तो जो रिपोर्ट्स यहाँ मिल रहा है मैं उन्हीं के बिहाफ पे आप तक पहुँचा रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण नीति सब पर लागू हो, असंतुलन से कई देश टूटे भागवत। 47 साल पहली बार संघ की दशहरा रैली में महिला मुख्य अतिथि, शस्त्र पूजन किया। सबका मंदिर शमशान पानी एक हो, मंदिर सबका है। चलिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है, सबको बधाइयाँ। इस तरह के विचार में तब्दीली आ रही है तो अच्छी खबर है। इसमें सॉरी टू से दिस, बट आज़ादी से पहले जब 1947 में आज़ाद हुआ था उससे पहले के हालात कुछ अलग थे। हाईकोर्ट ने लगी निकाय एनी एर्नॉक्स फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट। थाईलैंड में पूर्व पुलिसकर्मी ने चाइल्ड केयर सेंटर में 37 को मार डाला। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्र की हत्या हुई है, अमेरिका में हुई है। सृजन घोटाला के नामजद आरोपित सेवानिवृत्त एडीएम कृष्ण कुमार मधेपुरा से एडीएम थे। सृजन घोटाला, हिंदू मुस्लिम संबंधों में सुधार की राह होनी ही चाहिए। विकास शाश्वत, मुस्लिम समाज के लोगों से संवाद को तार्किक परिणति तक पहुंचाना है तो भ्रामक दावों का खंडन करें। वस्तु स्थिति को बातचीत की मुद्दा बनाना होगा। सही है, बिल्कुल मैं तो सहमत हूँ। आपको क्या लगता है मित्रों? आप अपनी राय बस भेजें, जरूर जुड़े हमसे। उद्यमियों के लिए आसान होगा कामकाज। एनीथिंग एक्सक्लूसिव, 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंची सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। विश्व बैंक ने माना 6%, 6.5%। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। रिपीटेशंस होता रहेगा मित्रों। स्पोर्ट्स नथिंग एक्सक्लूसिव मित्रों। वनडे की लड़ाई, खराब शुरुआत के बाद जमकर बरसे अफ्रीकी। आज आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। एनीथिंग एक्सक्लूसिव मित्रों, क्या कुछ है? आखिरी विकेट के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं जहीर। आखिरी विकेट के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जहीर खान, इनकी रिपोर्ट कार्ड। मोस्ट पीबीआई क्रिकेटर्स। अब देखिए, पहली बार सोवियत संघ ने लूना 3 से चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली थी। ध्यान दे, समय के अभाव में मैं पूरा रिपोर्ट आप तक प्रेषित नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मित्रों। प्रभात खबर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभात खबर, क्या कुछ है? नगर पालिका चुनाव रोक पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।